चलिए 4 मार्क के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल साइंस के। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 4 मार्क के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा पॉलिटिकल साइंस के। तो जो आपका एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम यहाँ पर 2023 वाला, जो कि आपको मिलेगा देखने को 20 मार्च को। तो यहाँ पर इसके लिए उस यहाँ पर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने इंक्लूड करे हैं। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, कितने क्वेश्चंस आई विल टेल यू हेयर इन दिस वीडियो। 21 क्वेश्चंस यहाँ पर मैं बताऊंगा। ये सभी के सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, और जो क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट हो रहे हैं प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो यहाँ पर मैं ये क्लेम नहीं कर रहा 100% कि यही क्वेश्चन आएंगे। इन क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के दूसरे क्वेश्चन से लिंक करके पूछा जा सकता है, बिकॉज मैंने पेपर सेट नहीं किया। खाली भाई ये बता रहा हूँ मैं कि ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, PYQs पे बेस्ड है, और ये काफ़ी रिपीट होते हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो 20 से 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में बताऊंगा एक क्वेश्चन कैसे अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है, कैसे आपको आंसर प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आप प्रेजेंट करोगे जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिले एग्जाम में। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा। सारी की सारी वीडियोस पॉलिटिकल साइंस की मैंने अपलोड करी हुई हैं। वीडियोस बहुत काम की हैं, वीडियोस को देख लेना। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके बेल आइकन ऑन कर दो। यहाँ पर आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और एक भी वीडियो मिस नहीं होगी। बाकी इसके बाद आपका हिस्ट्री का एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस के बाद, उसकी भी मैं तैयारी आप ही कराऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर करना क्या है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों बुक से क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हुआ है। राइट, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, डिस्क्राइब करना है आपको, फॉर कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, कि जो सोवियत यूनियन है उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो उसके आपको 4 कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर मेरी जान लो, एक और चीज़ मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट बता दूँ। एक क्वेश्चन अगर मैं आपको यहाँ पर 4 मार्क का बता रहा हूँ तो इतने रिजिड मत हो जाना, वो 4 मार्क की फॉर्म में ही आएगा। वो 6 मार्क की फॉर्म में भी आ सकता है, 2 मार्क का बन के भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो अपने माइंड को खोल के पढ़ना कि एक क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है। चलिए, जो कॉन्सिक्वेंसेज है डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन, उसको अगर हम देखें तो क्या रिजल्ट निकलता है जो डिसइंटीग्रेशन हो जाता है सोवियत यूनियन का। तो देखो, इसमें क्या होता है कि जो डिसइंटीग्रेशन होता है उस यहाँ पर उसके बाद क्या होता है कि जो कोल्ड वॉर है वो एंड हो जाता है, और ये आइडियोलॉजिकल वॉर भी था, इसका एंड हो जाता है। ठीक है, बिकॉज द कोल्ड वॉर वॉज द कल्मिनेशन ऑफ राइवलरीज बिटवीन द यूएसए एंड यूएसएसआर। इससे क्या होता है कि जो कोल्ड वॉर कन्फ्रंट्रेशन है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, टसल चल रही थी कि भाई मैं यहाँ पर एक तरीके से इनके बीच में जो टसल चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था यूएसए यूएसएसआर के बीच में, वो खत्म हो जाता है। तो ये एंड हो जाता है। और देखो, आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है ना उसको हाईलाइट करके आना, मतलब हाईलाइट का मतलब अंडरलाइन करके आपको आना है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर 100 वर्ड्स के अंदर इसको लिखना होगा। यानी 4 मार्क के क्वेश्चन के लिए अकॉर्डिंग टू सीबीएसई 100 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 80 टू 100 वर्ड्स आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर कोल्ड वॉर यहाँ पर एंड हो जाता है। उसके बाद देखो क्या होगा अब यहाँ पर, कि जो डिसोल्यूशन हो गया सोवियत यूनियन का, उससे ड्रामेटिक चेंज आता है, अपहेवल, ड्रामेटिक चेंज एंड अपहेवल इन दी पावर रिलेशंस विच हैड इम्प्लीकेशंस फॉर दी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर एक ही सुपर पावर बच जाती है, जो है यूएसए, डोमिनेटेड बाय सो सुपर पावर कॉल्ड द यूएसए, और टू हैव द डोमिनेंस ऑफ सेवरल पावर्स। तो यहाँ पर पहला क्या यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन का रिजल्ट निकला, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, जो कि आइडियोलॉजिकल वॉर था। सेकंड, यहाँ पर सोल सुपर पावर बच जाती है, जो कि है यूएसए। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर जो कम्युनिज्म सोशलिस्ट थे वो क्या करेंगे, कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट होंगे, यानी कि शॉक थेरापी होगा। तो जो शॉक थेरापी यहाँ पर हो रही थी उसमें क्या था, उसमें जो यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये एक एक्टिव प्लेयर बन गए, बिकॉज ये कंट्रीज जिनको यहाँ पर अपने सिस्टम को चेंज करना है फ्रॉम कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म टू कैपिटलिज्म, तो उन्हें क्या करना पड़ रहा था, इनसे एक तरीके से लोन लेना पड़ रहा था, मनी बोरो करनी पड़ रही थी वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, अपने एक तरीके से सिस्टम को चेंज करने के लिए। तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट एक्टिव प्लेयर बन गए थे। उसके बाद यहाँ पर नई नई कंट्रीज आ रही थी। ठीक है, जैसे कि बाल्टिक जो स्टेट्स है, जैसे कि एस्टोनिया, लटविया, लिथुआनिया, तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया। बाकी जो यहाँ पर एक तरीके से ये मेंबर बन गए नाटो के, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड यूएसए था, है इवन अभी भी है ये नाटो। और यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ है, इन्होंने क्या किया, अपनी जो ज्योग्राफी है उसका एडवांटेज उठाया,
और मतलब वो एक तरीके से रशिया के आसपास कंट्री हैं, तो उन्होंने अपनी एक तरीके से ज्योग्राफी का फ़ायदा उठा के रशिया के साथ रिलेशंस अपने बना लिए, चाइना के साथ रिलेशन बना लिए, बाद में यहाँ पर यूएसए और जो यहाँ पर और भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके साथ रिलेशन बना लिए। तो यहाँ पर एक एक तरीके से आपको क्या लिखना है, 4 पॉइंट लिखने हैं कि यहाँ पर कोल्ड वॉर खत्म हो गया, सोल सुपर पावर यानी कि यूएस की हेजेमनी स्टार्ट हो गई, नई नई कंट्रीज़ का इमरजेंस हुआ, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे जो यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशंस हैं इनका एक तरीके से रोल ज़्यादा देखने को मिला, शॉक थेरापी आई। अब यहाँ पर आपको कंक्लूजन में देखो कितनी बढ़िया लाइन यहाँ पर मैंने ऐड करी है। यहाँ पर आप कंक्लूजन में लिखोगे कि यहाँ पर एक तरीके से जो कॉन्सिक्वेंस निकला सबसे बड़ा डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का, वो था कि अब यूएस की जो हेजिमनी का पीरियड है वो शुरू हो जाता है, यानी अब यूएस अपनी हेजिमनी को दिखाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना, डिस्क्राइब करना है आपको 4 इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ चाइना टू मेक इट ग्रो एट ए फास्टर रेट। और में यहाँ पर गिवन है कि आपको 4 मेजर पॉलिसी डिसीजन बताने हैं जो कि चाइनीज लीडरशिप ने लिए आफ्टर 1970 फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ चाइना। तो चाइना की इकोनॉमिक सक्सेस जो है वो किससे लिंक है, वो लिंक टू अ राइज एज अ ग्रेट पावर। द मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ चाइना वर। तो यहाँ पर अगर हम देखें मेजर पॉलिसी डिसीजन क्या क्या कौन कौन से लिए थे यहाँ पर ये जो लीडर्स हैं उन्होंने, तो इसको हम देखते हैं। तो देखो चाइना ने क्या किया, अपने जो पॉलिटिकल और जो इकोनॉमिक आइसोलेशन है, मतलब एक तरीके से अलग हो रहे थे, ये सेपरेट थे बाहर की कंट्री से, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। और इन्होंने क्या किया, रिलेशन स्टैब्लिश करे यूएसए के साथ 1972 में। उसके बाद यहाँ पर फोर मॉडर्नाइजेशन ये लेकर आए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस में, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री में। मतलब एग्रीकल्चर एक, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री में। ये कौन लेकर आए, ये लाए उस समय के लीडर चाइना के प्रीमियर प्रीमियर जहो एन लाए। उसके बाद 1973 के अंदर ये होता है। उसके बाद डैन शाओपिंग यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं ओपन डोर पॉलिसी और रैपिड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आते हैं चाइना में। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब है अब हम अपनी कंट्री को ओपन कर रहे हैं, लेकिन ये ओपन स्लोली स्लोली करते हैं अपनी यहाँ पर कंट्री को, कि बाहर की जो कंपनियां हैं उनको हम अलाउ करते हैं कि वो आके इन्वेस्टमेंट करें। हमने अपनी जो एक तरीके से डोर है, कंट्री का जो दरवाज़ा है, उसको खोल खोल दिया है। और इट वॉज मीन टू जनरेट हायर इन्वेस्टमेंट। तो इससे क्या होगा, हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट आएगी ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज। इन्होंने शॉक थेरापी नहीं करा, यानी कि एक साथ इन्होंने अपनी कंट्री को ओपन नहीं किया। इन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया एग्रीकल्चर का 1982 में, यानी स्टेप बाय स्टेप चले। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन करते हैं इंडस्ट्री का 1998 में। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो ट्रेड बैरियर्स थे उनको ये रिमूव कर देते हैं। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनमें ये रिमूव कर देते हैं ट्रेड बैरियर्स को, कोई बैरियर नहीं होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो एरियाज होते हैं जहाँ पर बिजनेस और जो ट्रेड लॉज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, थोड़े अलग हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं वो आके अपने एंटरप्राइज को सेटअप कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, आपको इकोनॉमिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस बताना है यूरोपियन यूनियन का। तो आप इकोनॉमी की फील्ड में बताओगे कितना एक तरीके से कितनी पावर है यूरोपियन यूनियन की। यूरोपियन यूनियन के अंदर आपको प्रेजेंट डे 27 कंट्री देखने को मिलेंगे आफ्टर ब्रेक्जिट। ब्रेक्जिट हुआ था 2020 के अंदर, ब्रिटेन एग्जिट हो गया, इसलिए हम ब्रेक्जिट कहते हैं। यूरोपियन यूनियन के, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट हो गया था ब्रिटेन, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। 27 प्रेजेंट डे कंट्रीज हैं। अगर हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस देखें यूरोपियन यूनियन का, तो वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी है बुक के अकॉर्डिंग, विद अ जीडीपी ऑफ मोर देन $17 ट्रिलियन 2016 में, जो कि है नेक्स्ट टू दैट ऑफ द यूएसए। यानी पहले नंबर पे यूएसए की है, फिर यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की है। इसकी करेंसी का जो इसकी जो करेंसी यूरो है, इसका जो इन्फ्लुएंस है वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये पॉज करता है थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ डॉलर, यानी इन्फ्लुएंस जो है यूरो का वो भी बढ़ता जा रहा है। और इसका जो शेयर है वर्ल्ड के ट्रेड में वो भी काफ़ी लार्जर है देन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये फंक्शन करता है एक इंपॉर्टेंट ब्लॉक इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका अच्छा खासा रोल है डब्ल्यूटीओ में, जो एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर मिलिट्री इन्फ्लुएंस की बात करेंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको गिवन होगा 2+2 करके आया है, तो यहाँ पर इकोनॉमिक अगर आप बताओगे तो 2 मार्क मिलेंगे, और मिलिट्री में यहाँ पर 2 मार्क, टोटल आपका 4 मार्क का हो जाएगा। मिलिट्री इन्फ्लुएंस में बताया हुआ है कि यूरोपियन यूनियन स्टैंड करता है सेकंड इन कंबाइंड आर्म फोर्स, यानी कि यहाँ पर एक तरीके से आर्म्ड फोर्स काफ़ी ज़्यादा है, और टोटल स्पेंडिंग डिफेंस में भी काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे यूएसए है। इसके जो मेंबर फ्रांस और ब्रिटेन है, इनके पास 550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स और आर्सेनल्स हैं। मतलब यहाँ पर मिलिट्री एक तरीके से न्यूक्लियर रिच कंट्रीज़ हैं ये। और ईयू क्या है, सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, ये भी यहाँ पर आपको बताना है। तो आप लास्ट में बता दोगे कि यहाँ पर जो ये सुपर नेशनल एसोसिएशन है,
ये एक तरीके से इंटरसीड कर रहा है, मतलब इसकी पावर बढ़ती जा रही इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल एरियाज में। तो आपने दोनों के बारे में मेंशन कर दिया, इकोनॉमिक एज वेल एज मिलिट्री। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर मैंने जो एडिड टॉपिक्स हैं, तो यहाँ पर आपके जो एडिड टॉपिक्स हैं मैंने वहाँ से भी क्वेश्चंस ऐड करे हैं, ठीक है, ताकि आप समझ पाओ कि भाई एडिड जो नए नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनसे क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, डिस्कस करना है आपको रिलेशन बताने इंडिया और इसराइल के। तो इसराइल एक ऐसी कंट्री है जिसको कुछ ऐसे भी देश है रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं इस कंट्री को, कि भाई कोई इसराइल नाम की कंट्री भी है। और इसराइल और पैलेस्तीन का इशू तो आपने आपने एक तरीके से न्यूज़ में सुना ही होगा, इसराइल और पैलेस्तीन का क्या इशू है। खैर वो हमारे टॉपिक की बात यहाँ पर टॉपिक के अंदर नहीं है। हमें रिलेशंस देखने हैं इंडिया और इसराइल के, और इसराइल एक एशियन कंट्री है, वेस्ट एशिया में आपको मिलेगी देखने को। तो यहाँ पर हम रिलेशन की बात करेंगे, तो जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो फॉर्मली डेवलप होते हैं दो कंट्री के बीच में, जब यहाँ पर इसराइल जो इजरायली एम्बेसी है उसको इंडिया में ओपन किया जाता है 1992 में। उसके बाद यहाँ पर जो बायलैटरल रिलेशन है दोनों देशों में वो एक तरीके से प्रॉस्पर होते हैं हर फील्ड में, इकोनॉमिक, मिलिट्री, एग्रीकल्चरल, पॉलिटिकल लेवल्स। एक चीज़ बता दूँ, देखो कल को कोई ऐसा क्वेश्चन आता है किसी भी दो देश के बारे में आपसे रिलेशन पूछ लिया, ठीक है, और आपको उसका आंसर नहीं आता, तो उसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। हर देखो देश क्या करते हैं, आपस में मिलके काम करने की कोशिश करते हैं। तो आप खुद से ही पॉइंट बना देना कि भाई हम दोनों मिलके, मतलब हम, मतलब यहाँ पर इंडिया वाले मतलब हम लोग, और जो बाहर के कोई भी कंट्री का क्वेश्चन अगर आता है, सपोज रशिया कुछ भी, तो हम हर चीज़ में यहाँ पर मिलके काम कर रहे हैं, हर फील्ड में, भले वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, ठीक है, क्लाइमेट चेंज हो गया यहाँ पर, और भी कई सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो आपको एक पॉइंट तो ऐसे ही मिल जाएगा, बिकॉज हम मोस्टली सभी कंट्री के साथ क्या करते हैं, इन्हीं प्रॉब्लम के सोल्यूशन निकालने में लगे रहते हैं, मिलके काम करते हैं, हर फील्ड में तरक्की करना चाहते हैं, अपना बेनिफिट देखना चाहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है इसराइल के साथ। उसके बाद जो रिलेशन है बिटवीन टू कंट्रीज वो एक तरीके से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं गेनिंग फॉर्मनेस ओनली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बीजेपी लैंड एनडीए गवर्नमेंट इन 1996 एंड 1998। यानी कि जब बीजेपी लैंड एनडीए गवर्नमेंट आई तब यहाँ पर एक तरीके से और रिलेशन अच्छे बनने स्टार्ट हो गए। इंडिया इसराइल का क्या है, इंडिया हैज़ बिकम वन ऑफ इसराइल्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। इंडिया बन गया है इसराइल का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। हम क्या करते हैं, इसराइल से कई सारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो परचेज करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं कई सारे आइटम इसराइल को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जो रिलेशन है दोनों देशों में अच्छे से और हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से इंटेंसिफाई हो जाते हैं जब यहाँ पर क्या होते हैं, पीएम हमारे इंडिया के नरेंद्र मोदी इसराइल में जाते हैं 2017 में, और यहाँ पर जो इसराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, ये क्या करते हैं, इंडिया में आते हैं 2018 में। तो इनकी विजिट्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एक देखो पीएम किसी कंट्री में जा रहा है तो मतलब वो एक तरीके से इंपॉर्टेंस दे रहा है उस कंट्री को, और वहाँ पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ यहाँ पर अग्रीमेंट वगैरह साइन करके ही आते हैं। तो यहाँ पर दो जो नेशन हैं ये इन्होंने कॉपरेट किया है बहुत सारी फील्ड्स में, जैसे कि कल्चरल एक्सचेंज, स्पेस रिसर्च, सिक्योरिटी एंड डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, वाटर एनर्जी एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो इन सभी में हमने कॉपरेट किया है। तो यहाँ पर ये क्या है, रिलेशंस हैं इंडिया और इसराइल के, तो आपको इन्हीं 4 पॉइंट को मेंशन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यहाँ पर एक्सप्लेन करना है आपको फैक्टर जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर पाकिस्तान फेलियर इन बिल्डिंग ए स्टेबल डेमोक्रेसी, कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से स्टेबल डेमोक्रेसी सेटअप नहीं हो पाई पाकिस्तान में। और आपको दो ऐसे प्रो डेमोक्रेसी फैक्टर बताने हैं पाकिस्तान में जो यहाँ पर एक तरीके से वे देते हैं, पेव दी वे किसके लिए, स्टैब्लिशिंग ए लास्टिक डेमोक्रेटिक सेटअप ओवर देयर। यानी कि दो ऐसे पॉइंट भी आपको बताने हैं जिनसे हम बोल सकते हैं हाँ भाई इनकी वजह से डेमोक्रेटिक सेटअप थोड़ा सा है पाकिस्तान में और भी डेवलप हो सकता है। तो यहाँ पर और में पूछा हुआ है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो स्टेबल क्यों नहीं है पाकिस्तान में, 4 रीज़न बताइए। चलो हम देख लेते हैं। तो सेवरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो हम देखते हैं। पहला यहाँ पर है सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री क्लर्जी, यानी कि जो डोमिनेंस है मिलिट्री का, क्लर्जी का, लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी का। देखो यहाँ पर मैंने जो ये अंडरलाइन कर रखा है ना, आपको भी ऐसे अंडरलाइन करके आना है अपने एग्जाम के अंदर, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो कीवर्ड पे फोकस कर रहे होते हैं। वो कीवर्ड आपके आंसर के अंदर अगर मिल गए तो उन कीवर्ड पे टिक मारते हुए वो नंबर दे के आपको आगे बढ़ जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे अटैम्प्ट करके आना, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम लगा के पीपीटी को प्रिपेयर किया है ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ भाई मुझे इस तरीके से अटैम्प्ट करके आना है। तो जो सोशल डोमिनेंस है मिलिट्री का, क्लर्जी का, लैंड ओइंग एरिस्टोक्रेसी का, उससे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो हो रहा है इलेक्टेड गवर्नमेंट का। यानी इनका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस है, इसकी वजह से यहाँ पर ओवरथ्रो कर दिया जाता है यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और मिलिट्री गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाती है। उसके बाद प्रो मिलिट्री यहाँ पर जो ग्रुप्स है वो
बिकम मोर पावरफुल, यानी कि देखो इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर कई सारे वेपन सप्लाई कर दिए जाते हैं मिलिट्री के हाथ में। तो उसकी वजह से जो यहाँ पर जो मिलिट्री ग्रुप्स हैं, यहाँ पर ये जो यहाँ पर मिलिट्री वाले जो यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर एक तरीके से सेटअप हो ही नहीं पाती, उनके पास पावर रहती ही नहीं है। और यहाँ पर कि जो ये ग्रुप है ये अगेंस्ट में होते हैं जो प्रिंसिपल है पॉलिटिकल पार्टीज़ का और डेमोक्रेसी का। एक और यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, ये वाला हो गया। थर्ड पॉइंट है कि जो यहाँ पर इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रही। इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रही मतलब कि देखो जो बाहर की कंट्री है ना, जैसे कि यूएसए, वेस्टर्न कंट्रीज, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पर जो मिलिट्री रूल है उसको एक तरीके से सपोर्ट किया है अपने खुद के रीजन की वजह से। अब ऐसा क्यों करेंगे, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो देखो यूएसए ने क्या किया, यूएसए चाहता है कि जो एक तरीके से मिलिट्री रूल पाकिस्तान में रहे, उससे क्या यूएसए का बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर देखो जो मिलिट्री है वो क्या करेगी, सारे वेपन वगैरह अपने हाथ में एक तरीके से करके रखेगी, मतलब कंट्रोल करके रखेगी सारे वेपन्स को। और जो टेररिज्म है, ठीक है, जो टेररिज्म है उसको कंट्रोल करने में, मतलब उसको कंट्रोल करके रखेगी, जिससे यहाँ पर क्या होगा, जो 9/11 जैसा जो अटैक है यूएसए के ऊपर हुआ था वो नहीं होगा आगे चल के। ठीक है, तो टेररिज्म के हाथ में यहाँ पर वेपन, यहाँ पर जो टेररिस्ट यहाँ पर पीपल हैं, टेररिस्ट जो टेररिज्म में एंगेज होते हैं, ठीक है, उनके हाथ में वेपन्स वगैरह ना जाएं। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यूएसए ने और भी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने मिलिट्री रूल को एनकरेज किया है अपने किसके लिए, अपने रीजन की वजह से, अपने खुद के बेनिफिट के लिए। बाद में आप यहाँ पर बताओगे कि यहाँ पर आप इस वाले का आंसर देते हुए बोलोगे यहाँ पर कि दो ऐसे फैक्टर्स भी है जिनसे हम बोल सकते हैं हाँ भाई एक तरीके से डेमोक्रेसी की कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो जिनका एक तरीके से क्या है, डेमोक्रेटिक सेटअप, मतलब एक पेव कर सकती हैं, वे दे सकती हैं कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो वहाँ पर स्टैब्लिश हो सके। तो दो चीज़ हमें ऐसी इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं जो कि डेमोक्रेसी से लिंक है। पहला है फ्री प्रेस और दूसरा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ आर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्पफुल टू द नेशंस। और में यहाँ पर पूछा जा सकता है कि आपको रोल बताना है यूनाइटेड नेशन का एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर हमें आंसर लिखना है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मिल के कॉपरेट करेंगे हर चीज़ में। दूसरा यहाँ पर जो वॉर एंड पीस है उससे क्या होगा, उसको हम एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं, पीस एंड स्टेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, कई सारे इश्यूज वगैरह हैं उनसे डील कर सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि देखो इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी है, क्लाइमेट चेंज है, मैं आपको ये बोलूँ कि इतनी सारी यहाँ पर इतनी सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पर अगर जो एक प्रॉब्लम है क्लाइमेट चेंज की, एक कंट्री अगर उस पर काम करेगी तो क्या हो पाएगा, सभी कंट्रीज को मिलके चलना पड़ेगा तभी ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो जो सेंस है शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, यहाँ पर ये डेवलप करवाते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कि भाई यहाँ पर ये मीटिंग हो रही है, इसमें आपको जाना है, इसमें आपको एक तरीके से ये क्राइटेरिया फुलफिल करना है, आपको इतने परसेंट जो कार्बन एमिशंस हैं उनको कम करना पड़ेगा, इस प्रकार से। उसके बाद ये रिसर्च करवाते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन, सो प्रोड्यूस करते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, रिसर्च करवाते हैं। देखो आपने सुना होगा ना कि भाई ये पर्टिकुलर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर ये रिपोर्ट निकालता है, ये रिपोर्ट निकालता है। तो ये रिसर्च करके लेकर आते हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं, बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स को। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा आईएमएफ निकालता है यहाँ पर, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट, वर्ल्ड यहाँ पर इकोनॉमिक फोरम है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट निकालता है, और भी कई सारे इंटरनेशनल यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूएन से लिंक है, यूएन की एजेंसी है, वो यहाँ पर रिसर्च करवाते हैं और कई सारी यहाँ पर रिपोर्ट्स को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको बताना है 4 क्राइटेरिया जो कि प्रपोज किए गए रिसेंट ईयर में फॉर न्यू परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें हम देखते हैं कि जो 4 क्राइटेरिया प्रपोज किए गए हैं परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर के लिए ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो 1 जनवरी 1997 में यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान ने इनिशिएट किया इंक्वायरी कि यूएन को कैसे रिफॉर्म करना चाहिए। 4 यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया बताए गए थे, उनमें से हमें क्राइटेरिया बताने कि जो हमें अगर नया यहाँ पर नॉन परमानेंट और परमानेंट मेंबर बनाना है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो ये कुछ क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि वो एक यहाँ पर मेजर इकोनॉमिक पावर हो, वो कंट्रीब्यूट करे रेगुलरली टू द यूएन बजट, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, रिस्पेक्ट करे ह्यूमन राइट्स की यहाँ पर और डेमोक्रेसी की,
और एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव बना दे। मतलब कि ऐसा हो जो कि बहुत सारे जो कल्चर्स हैं उनको मतलब एक तरीके से जो कई सारे कल्चर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करे, एक बहुत बड़ा पार्ट ज्योग्राफी का उसको रिप्रेजेंट करे, इकोनॉमिक सिस्टम को रिप्रेजेंट करे। ऐसा कोई यहाँ पर कंट्री होना चाहिए और उसकी मिलिट्री पावर भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। अब देखो, आपको क्या नहीं लगता कि इंडिया इनमें से मोस्टली सभी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है, बट तब भी कई सारे इश्यूज़ की वजह से इंडिया को अभी तक परमानेंट मेंबर नहीं बनाया गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। बाकी इसके लिए यहाँ पर कई सारी हम रिक्वेस्ट डाल चुके हैं यूएन के अंदर, बट यहाँ पर अभी तक हमें नहीं बनाया गया। होप सो, देखते हैं फ्यूचर में होता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, ये नया जोड़ा गया टॉपिक है। यूनिसेफ क्या है? और आपको इसके 3 फंक्शंस बताने हैं जो कि परफॉर्म करता है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसकी फुल फॉर्म आप लिखोगे तो ये यूएन की एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एड टू चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। और ये स्टैब्लिश की गई 1946 के अंदर, किसके यहाँ पर द्वारा? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। ठीक है, इसको 1946 में स्टैब्लिश किया गया और इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, 193 प्लस कंट्रीज़ यहाँ पर मतलब एक तरीके से काम करती हैं। ठीक है, 193 कंट्रीज़ के अंदर यूनिसेफ काम करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इतनी जो कंट्रीज़ हैं वो लिंक है विद यूनिसेफ, उनके साथ मिलके काम करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस की अगर हम बात करें तो देखो, आपको नाम से समझ में आ रहा है चिल्ड्रन के लिए काम करेंगे, प्रोटेक्शन करना चिल्ड्रन की इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर सर्वाइवल हेल्थ एंड वेलबींग। ये किया जाता है विद कोऑपरेशन विद इंडिविजुअल सिविल ग्रुप्स गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। ये हेल्प करते हैं चिल्ड्रन और मदर्स की इमरजेंसी में, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, कोई स्ट्राइक हो गई, एपिडेमिक कोई आ गया। ये असिस्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि भाई कोई भी चीज़ आप प्लान कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, ताकि अच्छी तरीके से वो हो सके। मतलब कोई भी पॉलिसी अगर बन रही है यहाँ पर चिल्ड्रन से रिलेटेड, मदर से रिलेटेड, तो उनमें एक तरीके से गाइड करते हैं ये। और एक्सटेंड कम्युनिटी बेस्ड सर्विस इन द फील्ड ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, न्यूट्रिशन, क्लीन वाटर, सैनिटेशन, इन सब पे फोकस किया जाता है। और यहाँ पर एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है जो पर्सनल हैं, इंक्लूडिंग हेल्थ एंड सैनिटेशन वर्कर, टीचर्स, न्यूट्रिशनिस्ट हो गए। और इनका जो प्रोग्राम चल रहा है यूनिवर्सल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द प्रिवेंटेबल डिजीज़, वो डिजीज़ जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, किससे? वैक्सीन लगवा के, जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम भी इनका चल रहा है, ये वन ऑफ द चीफ गोल है यूनिसेफ का। तो मतलब आप मोटा मोटा बोल सकते हो इनका काम किया है कि भाई जो राइट हैं चिल्ड्रन के उनको प्रोटेक्ट करो। ठीक है, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सैनिटेशन पे फोकस करना है। यहाँ पर जो एब्यूज़ और वायलेंस हो रहा है चिल्ड्रन के खिलाफ, उसको रोकना है। इक्वालिटी पे फोकस करना है, सेफ वाटर देना है, सैनिटेशन देना है, अच्छा एनवायरनमेंट देना है। और इसको नोबल पीस प्राइज़ भी मिल चुका है इस यूनिसेफ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एक्सप्लेन करना है 4 कंपोनेंट आपको इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के। तो 4 कंपोनेंट देखते हैं। तो जो यहाँ पर इंडिया की जो सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसके यहाँ पर 4 कंपोनेंट्स हम देखते हैं। पहला है कि देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहांस करना पड़ेगा, स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया एक तरीके से क्या है, इंडिया के कई सारे इश्यूज़ हैं बाहर की कंट्री के साथ, भले वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं। और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट में भी हम एंगेज हो चुके हैं। और ये जो कंट्रीज़ हैं इन सभी के पास, मोस्टली के पास, इंडिया, पाकिस्तान, मतलब यहाँ पर जो चाइना और पाकिस्तान है, इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो ये कल को अटैक वगैरह भी कर सकते हैं। इस चीज़ को अगर हमें रोकना है तो हमें भी एक तरीके से अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेंथनिंग मिलिट्री कैपेबिलिटी। दूसरा यहाँ पर है कि जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको यहाँ पर स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि वो एक तरीके से क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट। कि भाई जो इंडिया के सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट रहें। अब देखो, इंडिया ने एक तरीके से इंडिया सपोर्ट करता है कि भाई जो नॉन प्लोरीफरेशन ट्रीटी है, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होनी चाहिए। यानी कि सपोर्ट करता है नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, नॉन प्लोरीफरेशन रिजाइम। ठीक है, जहां पर हर कंट्री को इक्वल राइट्स मिले, किसके लिए? विद रिस्पेक्ट टू वेपन्स एंड ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। थर्ड है इंटरनल सिक्योरिटी। भाई आप बार बार एक तरीके से मिलिट्री कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हो, बाहर के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने नेबर के ऊपर, लेकिन इंटरनली भी सिक्योरिटी होनी चाहिए। बिकॉज कई सारे ऐसे मिलिटेंट ग्रुप सेटअप हुए हैं, डेवलप हुए नागालैंड में, मिजोरम में, पंजाब में, कश्मीर में। क्या करते हैं ये डिमांड करते हैं भाई हमारे लिए अलग कंट्री बना दो, हम अलग होना चाहते हैं इंडिया से, ऐसे डिमांड करते हैं। ठीक है, आपने पंजाब के अंदर खालिस्तान मूवमेंट के बारे में भी सुना होगा। तो इसको हमें रोकना है ताकि हमारी जो यूनिटी है वो मेंटेन रहे, प्रिजर्व रहे। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी डेवलप करनी है। देखो हम सारी चीज़ कर ले, लेकिन हम सिक्योर कब रहेंगे? हमें सिक्योरिटी कब मिलेगी?
जब इकोनॉमी डेवलप होगी, हम पॉवर्टी और भी जो कई सारी प्रॉब्लम है, पॉवर्टी, मिजरी, ह्यूज यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इन सभी चीज़ों से बाहर आएंगे। ठीक है, सो एक्सप्लेन करना है 4 कंपोनेंट इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के। पहला है मिलिट्री की, यहाँ पर जो कैपेबिलिटी है उसको एनहांस करना है, स्ट्रेंथन करना है, इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इंटरनल सिक्योरिटी, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10th है। जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ है ग्लोबल एफर्ट्स में थ्रू ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इश्यूज। गिव एनी 4 एग्जाम्पल टू सपोर्ट द स्टेटमेंट। या फिर आपको 3 ऐसे स्टेप बताने जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिए हैं एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। तो इंडिया एक तरीके से क्या कर रही है, इंडियन गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करी कई सारे ग्लोबल एफर्ट्स में, यहाँ पर कई सारे जो नंबर ऑफ प्रोग्राम है उनके थ्रू, ताकि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को रोका जा सके। 4 आपको एग्जाम्पल देने हैं। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है ना कि आप इसके बारे में अपने खुद से बना के पॉइंट भी लिख सकते हो। आपको वो पॉइंट लेकिन रेलेवेंट होने चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, कौन कौन सी पॉलिसीज़ को लाया है गवर्नमेंट ने, कौन कौन सी पॉलिसीज़ यहाँ पर फ्रेम करी हैं, जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कई सारी यहाँ पर पॉलिसीज़ है, जैसे कि नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2003 का, इसमें क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस किया जाता है। उसके बाद नेशनल मिशन है बायोडीजल का। उसके बाद इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पर क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम का क्या है, एक तरीके से वन ऑफ द लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम इन दी वर्ल्ड। मतलब कि सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोग्राम इंडिया में ही चल रहा है। और बाकी आप और भी पॉइंट मेंशन कर सकते हो। बेहतर यही होगा आप बुक के पॉइंट मेंशन करो, बट 1-2 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो जो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है, या फिर आपको पता है कि भाई कोई रिसेंट पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आप मेंशन कर सकते हो। हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में बायो, किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। तो बायो एनर्जी में क्या होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इसका भी अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा है इंडिया में। सोलर जो पावर है उसके अंदर काफ़ी यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं, सोलर एनर्जी बहुत अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। तो इसके बारे में भी आप मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, फॉर इकोनॉमिक, यहाँ पर आपको कॉन्सिक्वेंस बताने ग्लोबलाइजेशन के। तो देखते हैं, पहले आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताओगे। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है फ्लो ऑफ आइडियाज़, कैपिटल, कोमोडिटीज़, जो कि हो रहा है पीपल का अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, यानी इसके कई सारे डायमेंशंस हैं, भले वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो। ठीक है, इकोनॉमिक में देखो आपको ऐसा क्वेश्चन बनेगा ना, तो आपको दोनों प्रकार से बताना है। आप यहाँ पर देखो, कोई भी नहीं पूछा, यहाँ पर खाली आपसे बोला है कि इकोनॉमिक यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस बताओ। हेयर यू कैन टेल पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो 2 पॉइंट पॉजिटिव बता दो, 2 नेगेटिव बता दो। अब देखो पॉजिटिव में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एक तरीके से क्या हो रही है, जो यहाँ पर रिच कंट्री है वो इन्वेस्ट कर रही है अपनी मनी को इन कंट्रीज में। ठीक है, अपनी कंट्री को छोड़ के। इससे क्या हो रहा है, जो रोल है आईएमएफ का, डब्ल्यूटीओ का, वो भी यहाँ पर काफ़ी, डब्ल्यूटीओ का वो भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रोवाइड हो रही है। दूसरा यहाँ पर हम बोल सकते हैं पॉजिटिव में कि जो ग्रेटर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वेलबिंग हो रहा है लोगों का, लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल का। ठीक है, जब यहाँ पर डीरेगुलेशन होता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन को अगर हम कम कर देंगे और अलाउ करेंगे कि बाहर की कंपनी यहाँ पर आकर अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, लार्ज यहाँ पर वेलबिंग होगा लोगों का, उनको चॉइसेस मिलेंगी, वो कई सारे सामान को खरीद पाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, ट्रेड बढ़ेगा। तो हम बोल सकते हैं इससे एक तरीके से क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर गिवन है कि ग्रेट ट्रेड अमंग कंट्रीज अलाउ ईच कंट्री, ईच इकोनॉमी टू डू व्हाट इट डज बेस्ट, यानी बेस्ट दे पाएंगे अपना। और इससे क्या होगा, बेनिफिट होगा पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में क्या है कि बेनिफिट करता है कुछ ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी को जिनके पास पैसा है। ठीक है, और वो पॉवर्टी में ही रह जाते हैं। कौन लोग, जो कि गवर्नमेंट पे डिपेंड है जॉब के लिए, वेलफेयर के लिए, भले वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सैनिटेशन हो। तो ये बेनिफिट करता है किसको, खाली स्मॉल सेक्शन को, यानी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से जनरेट होती है। जिसके पास पैसा है वही यहाँ पर डेवलप कर पाता है। बाकी देखो, और भी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको ये वाला पॉइंट बताता हूँ पहले। इसमें क्या इकोनॉमिक रियून हो जाएगा वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का। ठीक है, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मतलब वीकर जो कंट्रीज हैं उनका इकोनॉमिक रियून हो जाएगा। और कई सारे यहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट हैं इसको बोलते हैं कि रिकॉलोनाइजेशन हो रहा है वर्ल्ड का। मतलब कि एक तरीके से जो बड़ी बड़ी कंट्री है वो क्या कर रही है, छोटी कंट्री पे एक तरीके से आके क्या कर रही है, सामान को डंप कर रही है। अब देखो, उस डंपिंग की वजह से, डंपिंग का मतलब होता है सस्ते में बिक देना काफ़ी, उसकी वजह से उस यहाँ पर कंट्री के जो इंडिजिनस गुड हैं, जो कि वहाँ के लोग बना रहे हैं, उनको कोई नहीं खरीदेगा और वहाँ की कंपनी शट डाउन हो जाएगी।
तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं ड्रॉबैक है ग्लोबलाइजेशन का इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है अपना, एक्सप्लेन करना है आपको 3 चैलेंजेस बताने हैं जो कि फेस करे इंडिया ने इंडिपेंडेंस के टाइम पे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके रीड कर लो, मैं आपको पॉइंट्स पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो, चैलेंज करना टू शेप ए नेशन, ठीक है। बाकी मैं रिवीजन वाली वीडियोस फटाफट से जितना जल्दी हो सकेगा मेरे से मैं लेकर आऊँगा, वहाँ पर मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता दूंगा, तो वहाँ पर हम डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे। ये एक वीडियो है जहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन पे आप वर्क कर सको, और थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको देता जा रहा हूँ। तो चैलेंज है कि भाई शेप नेशन को शेप करना है, कई सारी यहाँ पर डाइवर्सिटी, मतलब काफ़ी डाइवर्सिटी है, कई सारे रिलीजन को और लैंग्वेज को, कस्टम को, ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, तो उनको मेंटेन करके रखना, ठीक है, ये काफ़ी ज़रूरी है, यूनिफाई और इंटीग्रेशन। उसके बाद यहाँ पर डेमोक्रेटिक सेटअप को स्टैब्लिश करके रखना है, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है, डेमोक्रेसी सेटअप करके रखनी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इंश्योर करना है कि सभी का वेलबींग हो, ठीक है, इकोनॉमी डेवलपमेंट करना है। देखो, अंग्रेज आए थे, उन्होंने कई सारी यहाँ पर बेकार चीज़ वो लेकर आए थे, जैसे कि जमींदारी सिस्टम हो गया, और भी बेकार पॉलिसीज थी जिनकी वजह से काफ़ी यहाँ पर एक तरीके से इकोनॉमी हमारी डाउन चली गई थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ी थी, तो कई सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई थी, तो उनको हमें ख़त्म करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना है, वेलबिंग करना है सभी लोगों का। और एक और आप बोल सकते हो, यहाँ पर मैंने 3, देखो यहाँ पर कितने पूछे 3, बट यहाँ पर मैंने 4 डाल रखे हैं, अगर 4 यहाँ पर आता है, 4 यहाँ पर पूछे जाते हैं तो आप लिख पाओ। तो यहाँ पर प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेट करना है, 565 प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है, जो आप आज का इंडिया देखते हो ना, कई सारे अलग अलग पार्ट में यहाँ पर प्रिंसली स्टेट थे, उनको इंटीग्रेट करने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है, यहाँ पर। तो ये हम बोल सकते हैं कि भाई कैसे हमें इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना है, जोड़ के एक यूनिफाई इंडिया बनाना है, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, किसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है अपना, स्टेट करने डिफरेंस, दो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान। तो हम देख लेते हैं, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीरियन सेक्टर पे फोकस कर रहा था, जैसे कि डैम्स और इरिगेशन में इन्वेस्टमेंट करना। प्लान ने आइडेंटिफाई किया पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन इन दी कंट्री, फोकस कर रहा था लैंड रिफॉर्म्स लाए जाएं ताकि सभी फार्मर्स का वेलफेयर हो एज द की टू द कंट्रीज डेवलपमेंट। उसके बाद यहाँ पर इसका जो मेन बेसिक एम था प्लानर का, वो था कि जो लेवल एंड नेशनल इनकम उसको बढ़ाना है। वो कब बढ़ेगी, जब यहाँ पर लोग ज़्यादा मनी सेव करेंगे, और ज़्यादा मनी कब सेव करेंगे, जब उनकी आमदनी भी ज़्यादा होगी। दूसरा प्लान लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम देखें, वो फोकस कर रहा था हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप सभी से, सेकंड 5 ईयर प्लान को किसने ड्राफ्ट किया, ठीक है, पॉज करके अपने माइंड में आंसर सोचो या फिर नोटबुक में लिखो। अब मैं आंसर बता रहा हूँ, पीसी महालैनोबिस ने, प्रशांत चंद्र महालैनोबिस ने, ठीक है। तो हैवी इंडस्ट्री पे फोकस यहाँ पर जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो कर रहा था। सेकंड 5 ईयर प्लान यहाँ पर क्या चाह रहा था, क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए बाय मेकिंग चेंजेस साइमल्टेनियसली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस। और यहाँ पर इंडस्ट्री पे फोकस किया गया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या किया, टैरिफ, यहाँ पर टैरिफ्स एक तरीके से लगा दिए, ताकि यहाँ पर क्या होगा, देखो इससे क्या होगा कि जो हमारी कंपनी है, मैंने आपको अभी बताया ना कि बाहर की कंपनी यहाँ पर आके डंप कर रही है, अगर हम वहीं उसको महंगा कर दें, तो टैक्स लगा दे, टैरिफ लगा दे, इंपोर्ट ड्यूटी आप बोल सकते हो वो लगा दे, तो ठीक है, तो यहाँ पर वो महंगा हो जाएगा, और जो हमारी कंट्री का सामान है लोग उसी को ही खरीदेंगे, ठीक है। आपने इकोनॉमिक्स में आई होप इसको पढ़ा होगा। तो ये ऐसा गवर्नमेंट ने किया ताकि यहाँ पर जो उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, ठीक है। सच प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट हेल्प बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज टू ग्रोथ हो उनकी। अब आप कंक्लूजन में इतनी बढ़िया लाइन लिखने वाले हो कि एग्जामिनर को अच्छा लगने वाला है जब आप एग्जामिनर पढ़ेगा, और आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने छोटी सी गलती भी करी है ना, तो उसको भी यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाएगा इस आंसर में। देखो, आप यहाँ पर बताओगे पहले प्लान ने फोकस किया किसके ऊपर, इंडस्ट्री, यहाँ पर किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। सेकंड प्लान ने इंडस्ट्री के ऊपर, लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल हो रहा था बैलेंस करना इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो आने वाले प्लान में हमने क्या किया, कोशिश करी कि हम इन्वेस्ट यहाँ पर, जो यहाँ पर एक तरीके से क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर दोनों को। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, एडेड टॉपिक से आपको फॉर्मेशन और ऑब्जेक्टिव बताने नीति आयोग के इन दी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, क्यों प्लानिंग कमीशन को यहाँ पर हटा के नीति आयोग लाया गया, ठीक है। सो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑन 1 जनवरी 2015 में। प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं वो इसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के,
और इन्होंने अपॉइंट किया वाइस चेयरपर्सन, ये मतलब अपॉइंट करते हैं वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। और जो पहले वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के, दैट वाज अरविंद पानागारिया। और प्रेजेंट डे कौन है? राजीव कुमार, RAGIV, राजीव, KUMAR कुमार। तो राजीव कुमार क्या है? प्रेजेंट डे चीफ चेयर, यहाँ पर वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के। फर्स्ट कौन थे? अरविंद पानागारिया। और इसको 1 जनवरी 2015 में लाया गया इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है नीति आयोग का वो क्या है। तो देखो नीति आयोग का क्या है, यहाँ पर नेसेसरी और टेक्निकल एडवाइस देनी है गवर्नमेंट को, जो पॉलिसी मेकिंग हो रही है सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। यहाँ पर क्या करना है कि हार्मोनाइज करना है जो इंटरेस्ट है नेशनल सिक्योरिटी के एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, एंड टू प्रिपेयर स्ट्रैटेजिक एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम। नीति आयोग थिंक टैंक की तरह एक्ट करती है। थिंक टैंक का मतलब है एडवाइस देना, कोई भी मैटर हो, किसी भी प्रकार का मैटर हो, उसको उसके ऊपर एडवाइस देना। ठीक है। और देखो ये बहुत ही बढ़िया लाइन, अगर आप इस लाइन को नहीं लिखोगे तो मतलब ये क्वेश्चन अधूरा ही है। ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा? देखो बॉटम अप अप्रोच, ये क्या एक तरीके से अडॉप्ट करके बॉटम अप अप्रोच नीति आयोग ने एक्ट किया इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एज इट एंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द कंट्री। मतलब यहाँ पर कि देखो जो प्लानिंग कमीशन था वो क्या कर रहा था, वो टॉप टू डाउन, ठीक है, टॉप टू डाउन जो अप्रोच है उसको फॉलो कर रहा था। कोई भी प्लान ऊपर बनाया उसको नीचे आके थोप दिया, यानी कि जो स्टेट्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं की जा रही थी। लेकिन ये बॉटम अप अप्रोच, यानी कि बॉटम बॉटम से आप क्या करोगे, ऊपर की तरफ जा रहे हो। ठीक है। सारे के सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पर, लोकल एरियाज हैं, उनको भी आप इन्वॉल्व कर रहे हो इन पॉलिसी मेकिंग। सो दिस वाज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग, राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 हम अपना है। Do you agree with the statement that foreign policy of independent India has pursued the dream of a peaceful world? Support your answer with any 3 suitable arguments. कि जो यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी थी इंडिया की, इंडिपेंडेंट इंडिया की, क्या उसने यहाँ पर परस्यू किया ड्रीम ऑफ पीसफुल वर्ल्ड, यानी क्या हमने पीस मेंटेन करी उसके थ्रू, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी पहली। दूसरा आपको यहाँ पर और पूछा हुआ है कि आपको 2 ऑब्जेक्टिव बताने हैं नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के। यहाँ पर और में एक और आया हुआ है क्वेश्चन है कि क्या रोल था हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू का फॉर्मुलेट करने में और इम्प्लीमेंट करने में फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। चलिए हम देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिपेंडेंट इंडिया की, उसने एक तरीके से जो पीसफुल जो वर्ल्ड है उसका जो ड्रीम है उसको परस्यू किया। नेहरू यहाँ पर क्या थे? प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर थे 2 डिकेड से आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये मेन आर्किटेक्ट थे फॉरेन पॉलिसी के। तो हमें 2 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। प्रिजर्व करना है यहाँ पर, पहला यहाँ पर क्या है? प्रिजर्व करना जो सॉवरेनिटी है अपनी, उसको हार्ड अर्न मतलब बहुत मुश्किल से हमने अर्न करी है अंग्रेजों से। ठीक है। प्रोटेक्ट करना है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और यहाँ पर प्रमोट करना है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रमोट करना है रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमी का डेवलप होना चाहिए। अब स्ट्रैटेजी क्या थी, यानी किसके थ्रू हमने जो पीसफुल जो वर्ल्ड है उसका जो ड्रीम है उसको फुलफिल किया। तो 2 तरीके से हम बोल सकते हैं। पहला है नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट हमने बनाया। देखो इसके अंदर क्या था, ना तो हम यूएसए को सपोर्ट कर रहे थे ना यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे, इसके बीच में हम एक लेकर आ गए नाम। ठीक है। हम न्यूट्रल रहने वाले हैं। इससे एक तरीके से हम बोल सकते हैं हमने एम्फासाइज किया पीस के ऊपर और डिसआर्मामेंट के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर सेकंड ये है कि यहाँ पर जो इंडिया है वो सपोर्ट करता है कि यहाँ पर जो भी अफ्रीका में, एशिया में जो भी यहाँ पर फ्रीडम मूवमेंट हो रहे हैं उसको हमने सपोर्ट किया। इंडिया में जो भी यहाँ पर ऐसे टाइप के मूवमेंट हुए, हम डीकोलोनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, यानी कि कॉलोनी किसी को नहीं बनाना, उसको डीकोलोनाइज कर दो, उसको इंडिपेंडेंट कर दो। ठीक है। इसलिए यहाँ पर इंडिया ने क्या किया है, ऑर्गेनाइज किया एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, मार्च 1947 में, और पार्टिसिपेट किया है एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस जो कि बंदंग के अंदर हुई थी। यहाँ पर कब हुई थी? यहाँ पर 1955 में बंदंग के अंदर हुई थी। और यही एक तरीके से हम बोल सकते हैं, यही एक तरीके से इस कॉन्फ्रेंस का रिजल्ट निकला नाम, जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट बनाया गया। ठीक है। और इसकी पहली मीटिंग 1961 में होती है, कहाँ पर? बेलग्रेड के अंदर। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिस्क्राइब करना है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में बताना है। तो इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को स्टार्ट किया गया अंडर द गाइडेंस ऑफ होमी जहांगीर भाभा लेट 1940s में। क्या इसके एक तरीके से पॉलिसी के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो देखो हम एक तरीके से हम क्या करेंगे, हम इनिशिएट नहीं करेंगे यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन द वॉर। हम यहाँ पर पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करेंगे। मतलब कि डिसआर्मामेंट का मतलब होता है कि एक तरीके से
यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स है या फिर और भी जो वेपन्स है उनको आप कम कर देते हो या फिर पूरा का पूरा एबॉलिश कर देते हो, पूरा का पूरा एबॉलिश कर देते हो। ठीक है, ये होता है डिसआर्मामेंट। और हम अपोज में हैं। देखो, एक है नॉन प्लोरीफरेशन ट्रीटी, एनपीटी जो ट्रीटी है ना, उसके अंदर ये था कि जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है ना उन्हीं के पास रहने देंगे और कंट्रीज को एक्वायर करने से रोकेंगे। इंडिया ने बोला ये क्या चीज़ है यार, हमारे पास मतलब हम एक्वायर नहीं करेंगे। हम हमारा एरिया देखो, हम किसके आसपास सराउंडेड है, कितनी सारी कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, चाइना है, पाकिस्तान है, हम पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो हम भाई इस जो ट्रीटी है इसको साइन नहीं करने वाले, या फिर और भी कंट्रीज हैं उनके पास है, हम क्यों ऐसे करें, ये तो डिस्क्रिमिनेट कर रही है ये ट्रीटी, तो इसलिए हमने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया। और ऐसी एक ट्रीटी थी CTBT, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, कि भाई आप टेस्ट नहीं कर सकते न्यूक्लियर वेपन का किसी भी एनवायरमेंट में। तो यहाँ पर इसको भी हमने साइन नहीं किया बिकॉज हम मानते हैं ये डिस्क्रिमिनेट करती है। ठीक है, तो इंडिया इसको बोलता है डिस्क्रिमिनेटरी है ये ट्रीटी, और इसको साइन अभी तक नहीं किया। इंडिया ने इसलिए कंडक्ट किया अपने पीसफुल एक्सप्लोजन, जो कि हम बोलते हैं यहाँ पर 1974 में पोखरण के अंदर, मई 1974 के अंदर, सॉरी, यहाँ पर किए हैं 1974 के अंदर। तो डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए सेल्फ सफिशिएंसी इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। और उसके बाद इंडिया ये बोलता है कि देखो हमारी पॉलिसी है कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, मतलब नो फर्स्ट यूज़। मतलब कल को सपोज भगवान ना करे लड़ाई हो जाती है इंडिया पाकिस्तान में, ठीक है, हमारा ये मोटिव है कि हम पहले यूज़ नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन, अगर पाकिस्तान करता है तभी हम करेंगे। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है अब हम उसको रिव्यू भी कर सकते हैं और हम चेंज कर सकते हैं अपने इंडिया के रीजनल और नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए। यानी कि नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी को अब हम चेंज भी कर सकते हैं, उसको रिव्यू भी किया जा सकता है। यानी कल को अगर ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम हुई तो हम भी ऐसी कंट्री बन सकते हैं जो कि पहले न्यूक्लियर वेपन को यूज़ कर दे। ये एडिड मटेरियल में से मैंने 2 पॉइंट्स लास्ट के उठाए हैं। उसके बाद इन एडिशन इंडिया इज कमिटेड टू एंश्योरिंग इट्स मेंबरशिप इन दी, हम एक तरीके से मेंबर एक तरीके से हम कमिट कर रहे हैं टू एंश्योरिंग इट्स मेंबरशिप इन न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एंड अपोज कर रहे हैं पार्टीशन एंड अनजस्ट न्यूक्लियर ट्रीटीज लाइक यहाँ पर न्यूक्लियर नॉन प्लोरिफरेशन ट्रीटी और CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, इसके हम अपोज में हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आपको एग्जामिन करना है कि कैसे जो न्यू पॉलिसीज और आइडियोलॉजीज हैं उसने एक तरीके से जो फैसिलिटेट किया कि कांग्रेस जो सिस्टम है उसका रिस्टोरेशन हो जाता है। और क्या ये जो रिस्टोरेशन था वो क्या, या फिर कैसे आप बोल सकते हो वो द रिवाइवल ऑफ द ओल्ड कांग्रेस। यहाँ पर हाउ, कैसे ये जो रिस्टोरेशन था ये रिवाइवल था ओल्ड कांग्रेस का। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि जो कैसे जो यहाँ पर न्यू पॉलिसीज और आइडियोलॉजीज हैं उसने रिस्टोरेशन लाया, रिस्टोरेशन फैसिलिटेट किया कांग्रेस सिस्टम का। ठीक है, और ये क्या एक तरीके से रिवाइवल था ओल्ड कांग्रेस का। तो देखो जो स्लोगन थे गरीबी हटाओ और जो प्रोग्राम यहाँ पर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए उससे 1971 की ये बात हो रही है, उससे यहाँ पर जीत हो जाती है किसकी, कांग्रेस की। और जो ग्रैंड अलायंस था उसका यहाँ पर एक तरीके से फेल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है 1971 के लोकसभा इलेक्शन में यहाँ पर कांग्रेस जो पार्टी थी, कौन सी वाली, कांग्रेस ओ, बिकॉज यहाँ पर कांग्रेस ओ नहीं, कांग्रेस आर, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस आर, उसकी जीत हो जाती है। और जो ग्रैंड अलायंस था जो कि अपोजिशन ने बनाया था वो फेल हो जाता है। तो इसमें क्या था, कांग्रेस वॉज नाउ इन पॉपुलर इन ऑलमोस्ट ऑल दी स्टेट्स, इट बिकेम पॉपुलर अमंग डिफरेंट सोशल सेक्शंस। और जो कांग्रेस है वो एक डोमिनेंट पार्टी बन जाती है। अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो रिवाइवल है ये ओल्ड पार्टी का है, मतलब ओल्ड पार्टी का ही रिवाइवल नहीं था जो रिस्टोरेशन हुआ था, जो यहाँ पर जीत हुई थी 1971 के इलेक्शन में। ये अब अलग पार्टी बन चुकी थी थोड़ी सी इन दी फॉलोइंग वेज। ये एंटायरली किसके ऊपर बेस्ड है, पॉपुलैरिटी ऑफ द सुप्रीम लीडर जो उस टाइम पे इंदिरा गांधी थी। ये थोड़ी सी इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ा सा वीक हो गया था बिकॉज स्प्लिट हो जाता है कांग्रेस का 1969 में, किसमें, कांग्रेस ओ एंड कांग्रेस आर। और इंदिरा गांधी वाली कौन सी है, कांग्रेस आर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि देखो पहले हमें देखने को मिलेंगे बहुत सारे फैक्शंस थे। ठीक है, बहुत सारे फैक्शन मतलब एक ही यहाँ पर पार्टी के अंदर अलग अलग आइडियोलॉजी को लोग फॉलो करने वाले लोग ही हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पर जो एक तरीके से इट डिड नॉट हैव मैनी फैक्टर्स एंड देयरफॉर इट कुड नॉट अकोमोडेट ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। तो हर इंटरेस्ट को, ओपिनियन को फॉलो करने वाले लोग अब यहाँ पर नहीं है इस पार्टी में। ये डिपेंड है किसके ऊपर, पुअर के ऊपर, वुमेन के ऊपर, दलित के ऊपर, आदिवासी माइनॉरिटी के ऊपर, यानी इन्हीं पे ही ज़्यादा फोकस दे रहे हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से रिवाइवल होता है, रिस्टोरेशन होता है कांग्रेस पार्टी का, और क्या ये रिवाइवल ओल्ड कांग्रेस वाला था या फिर इसमें कुछ चेंजेस भी आए थे। ठीक है, तो चेंजेस आए थे। क्वेश्चन नंबर 18 एडिट टॉपिक से, इसी चैप्टर से, एमरजेंसी वाले चैप्टर से, मतलब इससे अलग नेक्स्ट चैप्टर है एमरजेंसी वाला। आपको बताना है फिलोसफी ऑफ इंटरनल ह्यूमनिज्म गिवन बाय पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
तो देखो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय फिलोसोफर, सोशलिस्ट, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिशियन थे। ये इंटरनल ह्यूमनिज्म की थ्योरी या फिर फिलोसफी आप कह सकते हो ये देते हैं। ये बोलते हैं ना कि ना तो मैं सपोर्ट करता कैपिटलिस्ट को, ना यहाँ पर आप बोल सकते हो मार्क्सिस्ट या फिर कम्युनिज्म, ठीक है, इसको मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं सपोर्ट करता हूँ इंडिजीनियस सोशल इकोनॉमिक मॉडल। हमारा इकोनॉमिक मॉडल खुद का इंडिजीनियस होना चाहिए, जहाँ पर ह्यूमन बींग हो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट में, यानी कि ह्यूमन बींग सेंटर पे हो। बिकॉज ये क्यों जरूरी है, ताकि इसका हर जगह से डेवलपमेंट हो, ठीक है। ये बोलते हैं कि मैं इंश्योर करता हूँ यहाँ पर, ये जो इंटरनल ह्यूमनिज्म का एम है कि इंश्योर करना डिग्निफाइड लाइफ हर ह्यूमन बींग के लिए, बैलेंस करते हुए जो भी नीड्स है इंडिविजुअल की और सोसाइटी की उसको। और यहाँ पर सस्टेनेबल कंजम्पशन यहाँ पर हमें मेंटेन करके रखना है, नेचुरल रिसोर्स का प्रॉपर तरीके से नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना है, ताकि उनको हम सेव कर सकें, रिप्लेनिश कर सकें। उसके बाद यहाँ पर ये फोकस नहीं करता खाली ओनली पॉलिटिकल के ऊपर, बट फोकस करता है इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी और फ्रीडम के ऊपर। और इससे क्या होता है, ये प्रमोट करता है, मतलब कि एक तरीके से ये प्रमोट करता है डाइवर्सिटी। देखो डाइवर्सिटी यहाँ पर देखो, हम किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, हमें सभी चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा, सभी के इंटरेस्ट को लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और ये सूट करता है फॉर अ कंट्री एज डाइवर्स इंडिया। इनके 3 प्रिंसिपल हैं फिलोसफी के। पहला है सभी को लेके चलना है हमें, यानी कि हमें एक तरीके से होल लेके चलना है, फॉलो करना है हमें, मतलब फोकस करना है होल के ऊपर, होलिस्टिक के ऊपर, ना कि किसी एक इंडिविजुअल के ऊपर। इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट में ये थे। धर्मा की सुप्रीमेसी है, धर्मा का मतलब मोरल ड्यूटीज और ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी। जो गांधीयन फिलॉसफी है ना, उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर फिलॉसफी है किनकी, यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय की। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि मैंने बताया अपोज में है वेस्टर्न कैपिटलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म के ऊपर। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये फोकस करते हैं, ये दोनों चीज़ फोकस करती है मटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर, यानी कि जो पैसा होता है उसके ऊपर कि आपको मटेरियल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। बाकी यहाँ पर जो हमें देखने को मिल जाएंगे कि जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो एक तरीके से इक्वली कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स विच इज़ मिसिंग इन बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। यानी कि जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए ऑफ ह्यूमन बींग, जो कि कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों में ही मिसिंग है, ठीक है। बाकी वो अपनी जो इस फिलोसफी को बेस बोलते हुए बताते हैं कि बेसिंग हिज फिलोसफी ऑन इंटरनल कंसाइंस प्योर ह्यूमन सोल टू गॉड, यानी कि जो प्योर ह्यूमन सोल है उसको वो चित्त बोलते हैं। और वो फोकस करते हैं कि कास्टलेस, ठीक है, क्लासलेस, कास्टलेस और कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोशल सिस्टम होना चाहिए, यानी कि सभी की सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, वट वॉज द मेन आउटकम ऑफ द राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड इन 1985। तो राजीव गांधी लोंगोवाल एकॉर्ड साइन होता है, जिसको आप अग्रीमेंट भी बोल सकते हो, पंजाब एकॉर्ड भी इसको बोला जाता है 1985 में, ठीक है। देखो इसका अगर मैं पंजाब वाला टॉपिक आपको बताऊं तो इसमें क्या होगा, पहले आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास होता है जिसमें ऑटोनॉमी की डिमांड होती है। फिर यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च होगा। राजीव यहाँ पर जो इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन होगा उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा, ठीक है, रिवेंज लेने के लिए ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके बाद यहाँ पर वायलेंस क्रिएट होती है काफ़ी ज़्यादा। बाद में चल के जब यहाँ पर पीसफुली टॉक्स होंगी और जो राजीव गांधी न्यूली इलेक्टेड पीएम बनेंगे, ठीक है, उनके साथ यहाँ पर वो क्या करेंगे, डायलॉग करेंगे मॉडरेट, जो यहाँ पर मॉडरेट अकाली लीडर्स हैं उस टाइम के जो अकाली दल के जो लीडर थे, दैट वाज प्रेसिडेंट आप कह सकते हो हरचंद सिंह लोंगोवाल। ये अग्रीमेंट करते हैं, मतलब अग्रीमेंट साइन करते हैं किसके साथ, राजीव गांधी के साथ, जिसको हम पंजाब अकॉर्ड कहते हैं और राजीव गांधी लोंगोवाल अकॉर्ड कहते हैं। इसमें क्या क्या हुआ था, ये स्टेप था कि नॉर्मल से लेकर आना पंजाब में। तो यहाँ पर चंडीगढ़ जो थी उसको पंजाब को दे दिया गया, सेपरेट कमीशन बैठाया गया ताकि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है पंजाब हरियाणा का उसको सॉल्व किया जा सके। और ट्राइब्यूनल सेटअप कर दिया गया ताकि जो शेयरिंग है रिवर, जो रावी ब्यास रिवर है पंजाब हरियाणा और जो राजस्थान है उसमें, इसको एक तरीके से हम क्या कर सकें, इसको ये जो प्रॉब्लम है, जो मतलब एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट है रिवर के वाटर को शेयर करने को लेकर, ये सॉल्व हो सके। कंपनसेशन और बेटर ट्रीटमेंट दिया गया जो कि अफेक्टेड है बाय मिलिटेंसी इन पंजाब। उसके बाद विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट इन पंजाब। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन यहाँ पर चेयरपर्सन थे मंडल कमीशन के, आपको इनकी 3 रिकमेंडेशन बतानी है। सो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल वॉज द चेयरपर्सन ऑफ मंडल कमीशन। यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से देखा कि जो एक तरीके से एससी कास्ट के अलावा भी और भी कास्ट है जो कि एक तरीके से कंसीडर की जाती हैं लो कास्ट, ठीक है, लो इन कास्ट हायरार्की,
और इन्होंने सर्वे करके पता लगाया कि ये जो कास्ट है ये इनका बहुत लो प्रेजेंस है एजुकेशनल और एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूशंस में। इसी के बाद यहाँ पर इन्होंने दो चीज़ रिकमेंड करी कि 27% सीट रिजर्व कर दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में फॉर दीज ग्रुप्स, और रिकमेंड किया लैंड रिफॉर्म्स ताकि ये जो कंडीशन है ओबीसीज की इम्प्रूव हो सके। तो हैंस आप बोलोगे मंडल कमीशन ने रिकमेंडेशन दिए इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक में और ऑक्यूपेशन में। ठीक है, तो इस प्रकार से दो रिकमेंडेशन थे, लेकिन हमारी बुक में देखो कंटेंट कम दे रखा है, इसलिए हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि एटलीस्ट यार हमारा 4 मार्क का तो आंसर लगे, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। डिस्क्राइब करना है आपको कि 3 पॉइंट पे कंसेंसस डेवलप हुआ पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, उसके बारे में आपको बताना है। बाकी पॉज करके ये दोनों प्रकार के जो क्वेश्चन और आएंगे उनके बारे में रीड कर लो। तो पहला प्रकार का कंसेंसस मतलब अग्रीमेंट, सहमति आपस में होती है कि जो पॉलिटिकल और जो सोशल क्लेम्स है बैकवर्ड कास्ट का, यानी जो मंडल कमीशन आया है जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, उसकी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, पार्टीज के द्वारा। दूसरा था कि जो रोल है स्टेट लेवल पार्टीज का, उनको पहले एक तरीके से माना जाता था भाई यहाँ पर सेंट्रल पार्टी है, वही डोमिनेंट है, मतलब उसी का ही दबदबा है। जो रोल है स्टेट लेवल पार्टीज का उसको समझते नहीं थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, पावर शेयरिंग हो रही है। स्टेट लेवल जो पार्टी है वो शेयर करिए पावर सेंट्रल लेवल पे, और वो क्रूशियल भी बनती जा रही है सर्वाइवल ऑफ कंट्रीज पॉलिटिक्स इन द लास्ट 2 डिकेड्स, यानी उनके भी रोल को रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी 1991 में, जिसको आप एलपीजी रिफॉर्म्स भी बोलते हो, आपने आई होप पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, अगर आपका वो चैप्टर आ रहा है सिलेबस में तो 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे। तो उसमें जो भी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उनको भी यहाँ पर पहले काफ़ी लोग अपोज कर रहे थे, लेकिन उसको भी कई सारी जो पार्टीज है उन्होंने अब एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, कंसेंसस के थ्रू एक्सेप्ट कर लिया। सो वाइल मैनी ग्रुप्स आर अपोज टू द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज आर इन सपोर्ट of the new economic party policies. Most parties believe that these policies would lead the country, कि यहाँ पर ये मानती हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी कि इससे जो कंट्री है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगी, और जो स्टेटस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक पावर का या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो भी डेवलप होगा वर्ल्ड में। ठीक है, तो हमने ये सभी के सभी हमारे 21 क्वेश्चन है, इनको हमने डिस्कस कर लिया। एक और देखो यहाँ पर एक और पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो हेयर, दैट पॉइंट इज, यहाँ पर आप क्या बताओगे कि यहाँ पर पहले आइडियोलॉजी पे फोकस किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब पावर शेयरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ये किस वजह से आया, यह है कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से। कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है, अलग अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। अगर आप किसी एक आइडियोलॉजी को ज़्यादा डोमिनेट बनाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर ये कोलिशन टूट जाएगा। इसलिए आपको पावर शेयर करनी पड़ेगी, ना कि किसी एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी जो कि पहले किया जा रहा था उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो ये भी एक और कंसेंसस है जो कि आपकी बुक में दे रखा है 4th नंबर का। तो 6 मार्क के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो आपको 4th वाला जो पॉइंट मैंने बताया अभी, ये वाला भी लिखना पड़ेगा। तो ये थे सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क्स के। आई होप आपने सभी के सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर देख लिया है, समझ लिया है। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाना। अब कल को एग्जाम में ये क्वेश्चन अलग अलग फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, बट आपको लिखना वही होगा, क्योंकि सीबीएसई ने थोड़ा सा अपना ये ट्रेंड बना लिया है कि आपको पहले एक बड़ी सी स्टेटमेंट दे देंगे, लेकिन बाद में आपको उस स्टेटमेंट के थ्रू उसी के बारे में पूछा होगा। तो प्लीज़ रीड दैट क्वेश्चन केयरफुली, उसके बाद आपको आंसर अटैम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी अब मैं आपको मिलूंगा 6 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में। 1 शॉट वीडियो रिवीजन वाली भी आपको मिल जाएगी, देखने को काफ़ी टाइम लगता है इसको प्रिपेयर करने में, तो आई विल ट्राई टू अपलोड दैट सून। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगी वीडियो। सारे का सारा सिलेबस इस चैनल के थ्रू आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज़ बी एक्टिव ऑन दिस चैनल। हिस्ट्री की तैयारी भी करवाऊंगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको ज्वाइन करके एक्टिव रह सकते हो। चलिए फिर मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ये है इस वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।